जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज के चौथे वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कुछ राष्ट्रपति टॉपिक से होंगे, उपराष्ट्रपति टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो आज है बीपीएससी पॉलिटी पीटी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से पीवाईक्यू को। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो उसमें से सबसे पहले है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से आए हुए जितने प्रश्न हैं बीपीएससी पीटी में, उसको देखेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति से आए हुए प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, उसके बाद और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, इस सब से क्वेश्चंस को देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वरीयता क्रम से जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं उस सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से, सबसे पहला जो प्रश्न है वो राष्ट्रपति के टॉपिक से है। तो सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, संघ की जो क्या है कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो और वो उसका उपयोग जो है अपने स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ये 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। देखिए मतलब कि संविधान, क्वेश्चन वही है, केवल लैंग्वेज चेंज है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। किसमें निहित की गई है, तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। वही बात है कि अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। दूसरा है संसद का हिस्सा होता है। तीसरा है संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। चौथा है संसद में वोट दे सकता है। और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसद का हिस्सा नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात। क्योंकि संसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही संसद का क्या करती है, निर्माण करती है। तो संसद का हिस्सा नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि संसद का हिस्सा होता है, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है चौथा नंबर कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो रक्षा जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्म फोर्सेस, उसके सबसे सुप्रीम कमांडर की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के सेनापति उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल ए ऑप्शन सही बात है। क्योंकि अनुच्छेद 53 के 1 में क्या कहते हैं, उसको लिखा ही हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये 60 से 62nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी भी बार चुनाव के लिए पात्र होता है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, या डी कितनी भी बार। तो डी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही है। डी ऑप्शन सही है, कितनी भी बार। क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की चर्चा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की चर्चा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कितने ही बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। तो ये 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और उसके बाद राज्य के विधानसभा, इस सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन। ये है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं।
दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन यही केवल नहीं लेते हैं। कौन कौन सम्मिलित है? राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। क्योंकि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद हो गया। दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये भाग लेते हैं किस चीज में? तो राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में, यानी कि निर्वाचक मंडल में। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और वर्तमान में एक और राज्य है जो विधानसभा रखता है, जम्मू कश्मीर, उसके सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है 66 बीपीएससी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, संसद व राज्य विधानसभा द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने कहा कि निर्वाचक मंडल वही शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे कहीं पे निर्वाचित सदस्य दिया ही नहीं हुआ है। राज्यसभा द्वारा, भारतीय जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, संसद व राज्यसभा विधानसभा द्वारा, तो निर्वाचित सदस्य नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी सदस्यों का मतलब हो जाता है इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आ जाते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। तो किस तरीके से किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय यानी कि हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। तो अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो होता है, और एकल हस्तांतरीय या संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न में अनुपातिक मत प्रणाली भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होता तो ये एग्जैक्ट सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि ऑप्शन नंबर सी भी अगर चुना जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, ठीक है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो उस विवाद को भारत के सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी तरह का विवाद होता है तो संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये 38th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल ये बात सही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दिए गए उपयुक्त कथन कौन सा कथन सही है? तो सही, एक नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अगर होता है, चाहे किसी के पद खाली होने के बाद ही या तर्कत्र होने के बाद ही हो, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति आएगा तो 5 वर्ष पूर्ण करके 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है, ठीक है।
तीसरा है कथन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। बिल्कुल ये गलत बात है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है। तो 3 नंबर कथन क्या है? गलत है। तो कौन कौन से कथन सही है? तो 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और केवल 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? देखिए, अगर कोई ऐसा कंडीशन हो, जब आकस्मिक कंडीशन हो कि यदि त्यागपत्र या फिर मृत्यु हो जाए किसी राष्ट्रपति का या फिर हटाया जाए, तो उस स्थिति में अगर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसके बदले उपराष्ट्रपति प्रभार संभालता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है, तो कौन पद धारण करता है राष्ट्रपति का? तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो पद धारण करते हैं राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है उस समय, तो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्चतम न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उस पद को धारण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाए? अभी हमने बताया कि जब राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा? बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है और 2/3 बहुमत से पारित करके उसे दोनों सदनों से अगर पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, संसद द्वारा। ये 39th बीपीएससी में पूछा गया है, फिर 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 15 नंबर कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों में किसमें निहित किया गया? देखिए, केंद्रीय सरकार की अधिशासी यानी कि जो भी शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर 42nd बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो एक ही प्रश्न लैंग्वेज चेंज कर करके बार बार पूछा जाता आ रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह बात लिखा किसमें है? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज का अधिकार नहीं देता है भैया? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बिल्कुल देता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का बिल्कुल नहीं देता है। तो किसका अधिकार नहीं देता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का बिल्कुल देता है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करना बिल्कुल देता है। ऑप्शन नंबर बी का अधिकार नहीं देता है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है राज्य के राज्यपाल के पास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न 38 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा दान करे। बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उसको हटाने का अधिकार मतलब कि संसद के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अधिकार नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। आपातकाल की घोषणा का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का है अधिकार राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अध्यादेश किसमें है? तो 123 में है। ठीक, तो ठीक है,
कदाचार के मामले में किसी भी न्यायाधीश को अगर हटाना हो तो संसद हटाती है। ठीक, ये 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहला राष्ट्रपति जो बने थे पहले राष्ट्रपति चुनाव में वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और दूसरे राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ उसमें भी कौन राष्ट्रपति बने? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति बनी थी तब क्या हुआ था कि 2007 में 13वें राष्ट्रपति चुनाव थे और 13वें नंबर राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जीत मिली और ये क्रम व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति में 12वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में ये जो है सो क्या किए थे? शपथ लिए थे। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक, तो व्यक्ति क्रम में ये 13वें राष्ट्रपति चुनाव और व्यक्ति मतलब कि भारतीय गणतंत्र में ये 13वें राष्ट्रपति का चुनाव था और व्यक्तिगत रूप से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा और ये 48 से 52nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ये हमारे प्रिय बिहार राज्य से थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमारे बिहार के सिवान के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म ही बिहार में हुआ था, सिवान जिला में। ठीक, 3 दिसंबर 1884 को और वे राष्ट्रपति थे भारत के 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ठीक, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो कहाँ से थे? तो बिहार से थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न को घुमा घुमा के क्या करता है, इसे पूछता है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर या राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब कोई भी बिल यानी कि कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो जब दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है तो वो विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और भारतीय गजट में प्रकाशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 48 से 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो उपराष्ट्रपति के टॉपिक से है। कौन से टॉपिक से? उपराष्ट्रपति के टॉपिक से। तो सबसे पहला सवाल क्या है उपराष्ट्रपति के टॉपिक से कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसे हम सभापति कहते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और चुनाव हो करके उपराष्ट्रपति का चयन होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये 48 से 52nd बीबीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वही उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 89 में 89 के 1 और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा? ये 63rd बीपीएस में पूछा गया प्रश्न था। अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है। फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। 45th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला सवाल कौन सा है? तो अगला सवाल है कि राज्यसभा के चेयरमैन है यानी कि वही सभापति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब है। 42nd बीपीएससी पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है? सबसे कौन सा कथन क्या है? असत्य, यानी कि कौन सा कथन गलत है?
तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। बिल्कुल ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत बात है। चौथा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल सही बात है। भारत उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है सो राज्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संख्यकीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। ये 38 बीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। तो 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव जो हुए थे उसमें निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में, तो उपराष्ट्रपति चुनाव 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में, तो इसमें 500 दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो लोकसभा में कितना है 543 है, और राज्यसभा में कितना है तो 245 है, ठीक। दोनों मिला कितना हो गया 5 3 8 4 4 8 और 5 2 7 788। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे तो 788। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 67 पीपीएससी में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, क्योंकि 2022 में ही 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और वो उपराष्ट्रपति बने थे कौन, हमारे जगदीप धनखड़ साहब, ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है, ठीक। तो उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का जो है सो व्यक्ति क्रमानुसार 12वां है, और इनका जो व्यक्ति क्रमानुसार क्या है, ये 12वें हमारे उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और तो वर्तमान में जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब है, ठीक, जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। तो ये 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में 2022 में जीते थे, और ये व्यक्ति क्रम में 14वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे, ठीक है। जगदीप धनखड़ वर्तमान में है, व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति। ये 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य भाई, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख। 47 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करें तो प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्र सरकार का, इस सवाल तो हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है, सहायता और सलाह के लिए अनुच्छेद 74 के 1 के द्वारा, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपको, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते कौन, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। देखिए आमतौर पर यानी कि इन जनरल प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री के लिए यह बाध्यता नहीं है कि अगर वो राज्यसभा का भी सदस्य हो तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। किसी भी सदन का सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है, इसलिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा से ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 47 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वो जवाबदेह होते हैं। देखिए सबसे पहले बात की संविधान के अनुसार जो है सो अनुच्छेद 75 के अनुसार कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होता है, मतलब जवाबदेह होता है या उत्तरदायी होता है। और चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान या प्रधानमंत्री होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है,
तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होता है। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बताया कि केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, वही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो संसद के प्रति। संसद ऑप्शन लोकसभा के प्रति होता है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे लोकसभा नहीं है, तो लोकसभा किसका भाग है? संसद का, तो संसद के प्रति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति व्यवस्था में, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विधायिका जो है कार्यपालिका का गठन करती है। ठीक है, इसलिए कार्यपालिका जो होता है, यानी कि जो जो मंत्रिपरिषद से होता है, वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 45th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो देखिए, लोकसभा का जो लोकसभा में जो जितने कुल सदस्य होते हैं, अभी वर्तमान में 543 है। कितने हैं? 543 है। तो इसमें से मंत्री बनने के लिए मंत्री परिषद में जो संख्या कितने बना सकते हैं मंत्रियों की संख्या, वो है लोकसभा के सदस्यों का 15%। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, ये गैप लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में 91वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 के क को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो देखिए, ये प्रश्न चूंकि बीपीएससी 60th बीपीएससी 2022 में पूछा गया, तो उस समय के अनुसार तो स्मृति ईरानी के पास ये जो है सो अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान 2025 में, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो प्रभार है वो किरण रिजिजू को दिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? यानी कि सबसे हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर जो है सो कौन है? तो ये कैबिनेट के सचिव होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, सबसे हाईएस्ट यानी कि सिविल सर्विस ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। 63rd बीपीएससी में पूछा गया ये क्या है? प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीति और क्रियान्वयन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीति का निर्माण जो है सचिवालय द्वारा होता है और क्रियान्वयन संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है। 67 बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 53rd से 55th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महानियंत्रक
और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक, सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। ठीक, और कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और महान्यायवादी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करता है। ठीक है, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अभी हमने बताया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर धारण रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 64th बीपीएससी में पूछा गया यह क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन सा अधिकारी है जो सदस्य न रहते हुए भी, किसी दोनों संसद के सदस्य न रहते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी विषय कानूनी विषयों पर परामर्श देने का अधिकार किसे है, भारत सरकार को? अटॉर्नी जनरल के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए, पिछला प्रश्न था कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और यहाँ है यानी कि उसमें दोनों सदनों में से किसी में भी भाग ले सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। और इस प्रश्न में है कि किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो किसी एक सदन में उपराष्ट्रपति लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वो राज्यसभा के कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन कौन एक गैर सदस्य है जो संसद के किसी एक सदन में केवल भाग ले सकता है? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया क्या है प्रश्न है। ठीक, अब अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है आपको वरीयता क्रम से अगला प्रश्न है वरीयता क्रम। ठीक, कि कौन सबसे ऊपर है, किसका स्थान संविधान में, कौन उसके नीचे। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब वरीयता क्रम यानी कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से बनाया गया है, तो उसमें यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस तीनों का जो रैंकिंग है, ठीक है, वो एक समान है। इस सभी को क्या कहते हैं, एक रैंक है उसमें 9 के क में रखा गया। ठीक, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनका जो न्यायिक क्षेत्र में है क्रम वो 14वां है और उस न्यायिक क्षेत्र से बाहर इनका क्रम क्या है, तो 17वां है। तो इसमें कौन पहले आता है? तो कोई एक तो पहले आता नहीं, क्योंकि ये तीनों एक क्रम में है और ये मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दूसरे किसी रैंक में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में सजाइए, यानी कि वही वरीयता क्रम के रूप में सजाना है। तो सबसे पहले भारत के संविधान के अनुसार कौन सा सबसे ऊपर है वरीयता क्रम में? तो सबसे ऊपर होगा राष्ट्रपति, उसके बाद कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति। तो दो के बाद एक, ऑप्शन क्या है, दो के बाद एक, सी नंबर, और कोई ऐसी ऑप्शन में दो के बाद एक है ये नहीं है। तो सबसे पहले दो, उसके बाद एक, उसके बाद चार नंबर में कौन है, 4 नंबर में प्रधानमंत्री, उसके बाद 3 है अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, और 5 नंबर है सांसद। ठीक, तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर क्या हो जाएंगे, तो सबसे ऊपर हो जाएंगे राष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएंगे कौन, उपराष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष,
और उसके बाद हो जाएंगे कौन, सांसद। ठीक, तो ये हो गए वरीयता क्रम। ठीक, तो ये थे आज के अंतिम प्रश्न जो कि 45वां प्रश्न था। तो आज हमने देखे 45 प्रश्न को जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से थे, और उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं उसको, महान्यायवादी महाधिवक्ता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से थे, और अंतिम में वरीयता क्रम से ये अंतिम प्रश्न था जो कि 45वां प्रश्न था आज के सेशन का। ये 68 सीबीएसई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, और उसमें हम संसद यानी कि लोकसभा से जुड़े हुए प्रश्न और राज्यसभा से जुड़े हुए प्रश्न और भी कुछ अन्य प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।